हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो सेंट्रल सिविल सर्विस के लीव रोल होते हैं। जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको लीव कैसे मिलती है, किस रूल के तहत लीव मिलती है और क्या क्या टाइप्स की लीव मिलती है। इसी पे क्वेश्चंस आते हैं, जो चाहे एमसीआरई का एग्ज़ाम हुआ या फिर संजय गांधी पीजीआई या अदर जो मेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के जो क्वेश्चंस आते हैं जो कोर सब्जेक्ट के, वो इन्हीं टाइप से होते हैं। जैसे इसमें कई सारे और चैप्टर हैं, जीएफआर है, और ये है कंडक्ट रूल है, और भी बहुत सारे रूल हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे लीव रूल के बारे में। लीव रूल को क्या कहते हैं? सीसीएस लीव रूल 1972 में ये 1 जून को बना था। इसे क्या कहते हैं? 1972 1 जून को 1972 में बना था। इसे अब इसके बाद चैप्टर 2 में देखते हैं इसे डायरेक्ट। इसमें हम मेन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, क्योंकि हमें डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम यूपीएससी एसएसओ या अदर वैसे कोई एग्ज़ाम्स नहीं दे रहे हैं जिसमें इतनी डीप में पढ़ने की ज़रूरत पड़े हमें। हम बस एग्ज़ाम को जो अभी 1 महीने बाद हमारा लगभग एग्ज़ाम है, इसी को देखते हुए हम इसकी पढ़ेंगे इसको। और जिस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बस हमें चैप्टर सारे कवर करने हैं। तो लीव क्या है? लीव कैन नॉट बी क्लेम एज राइट। लीव हमारा राइट नहीं है, लीव हमें दी जाती है, वेलफेयर एज ए वेलफेयर दिया जाता है। और ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, चाहे तो वो इससे रिफ्यूज़ कर सकती है, रिवोक कर सकती है, बट अल्टर नहीं कर सकती। अगर जैसे आपने ईएल लिया है तो वो ईएल को सीएल में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। तो क्या है? लीव हमारा राइट नहीं है। और इसमें क्या बना, ये कब बना था लीव रूल? 1 जून 1972 को बना था। जितने भी सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल सर्विसेज होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और आर्म फोर्सेस को छोड़ के, उनके लिए ये रूल अप्लाई होते हैं। और सेकंड थिंग क्या है कि ये रूल क्या है? राइट टू लीव हमारा अधिकार नहीं होता, हमारा लीव मिलना हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारे वेलफेयर का सवाल है। उसके बाद इसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑन लीव एट क्रेडिट। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, को डिसमिस या मतलब ऐसे इसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है अंडर सस्पेंशन, तो उसको क्या होते हैं, जो लीव उसके जमा होते हैं वो सारे लीव्स क्या होती है, लैप्स कर दी जाती है। और अगर यदि कोई थ्रू प्रॉपर चैनल रेजिग्नेशन देता है, तो इसकी जो लीव है वो, मतलब जैसे हम कोई एम्प्लॉई है वो, या फिर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हो, तो अगर आप प्रॉपर रेजिग्नेशन दे के जाते हो, टेक्निकल ट्रांसफ़र लेके जाते हो, तो आपका जो एक ये जमा लीव होगी वो दूसरे डिपार्टमेंट में क्या होती है, ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो और क्या होगा, अगर यदि आप डिसमिस या फिर रिमूवल के केस में आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, तो क्या होता है, ये लीव, ये सारे लीव्स क्या होती है, लैप्स कर दी जाती हैं, जब तक आपके अगेंस्ट में कोई केस नहीं चल रहा है। अगर हाँ, उस बीच में आपका क्या होता है, रिटायरमेंट हो जाते हैं। मतलब अगर मेरे अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है और उस टाइम पे मेरी रिटायरमेंट की जा गई और मैं रिटायर हो गया सर्विस से, तो क्या होगा कि ये जो केस है वहीं पे बंद करके, अगर कोई बहुत ज़्यादा मेजर या वैसा केस नहीं है तो इसको बंद करके, और ये लीव वहीं से मेरे मतलब अगेंस्ट, मतलब मेरे फेवर में क्रेडिट कर दी जाती है वापस से। लेकिन जब तक मेरी रिटायरमेंट या वैसे कोई एज नहीं आती है या फिर मेरी डेथ हो जाती है, तभी ये वापस से मेरे उसमें क्रेडिट कर दी जाएगी। और मेरे जो वारिस होंगे, जो मेरे मतलब जिसको मैंने अपॉइंट किया है मेरे बाद जो पैसा लेगा, उसको वो दे दी जाएगी। तो मेनली इसमें यही जानना है कि जो इफेक्ट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल या रेजिग्नेशन के केस में क्या है कि अगर आपने प्रॉपर चैनल दिया है तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। और अगर आप क्या करें, डिसमिस या रिमूव हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि लीव, जितनी भी जमा लीव है वो सारी लैप्स हो जाती है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। अब इसके बाद देखते हैं कम्यूटेशन ऑफ लीव। कम्यूटेशन ऑफ लीव का मतलब होता है कम्यूट कराना। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे तो अपने ईएल को सीएल में कन्वर्ट करा सकता है। उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रीज़न दिखाने होंगे, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर चाहेगी, एक्सेप्ट करती है वो रीज़न, तभी वो अपने लीव को कम्यूट करवा सकता है। इसकी एक डेडलाइन होती है। जैसे मैं ईएल गया 15 दिन की लीव काट के मैं संडे को आता हूँ और मंडे से मेरा ज्वाइनिंग पीरियड है, मैं ड्यूटी ज्वाइन करूँगा। तो अब मंडे से लेके 30 दिन का जो अगला 30 दिन होगा, 1 तारीख से लेके, मान लीजिए मंडे 1 तारीख को पड़ रहा है, 1 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में मुझे कभी भी ये रिक्वेस्ट ऑन पेपर देनी होगी और ग्राउंड बताना होगा, इस बिहाफ पे मैं ये लीव दूसरे उसमें कम्यूट करवाना चाहता हूँ। तो मुझे 30 दिन का, मतलब इसमें डेडलाइन क्या होती है, 30 डेज़ होती है जब आपकी लीव ख़त्म होती है। तो वहाँ से लेके 30 डेज़ के बीच में मुझे ये चीज़ क्या होता है, करवानी पड़ती है डिपार्टमेंट्स के उसमें। और अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहेगा तभी मेरी लीव कम्यूट होगी, एक लीव से मतलब दूसरे में कन्वर्ट होगी।
और सेम चीज़ इसमें भी है कि ये भी एक राइट की तरह इसको मतलब क्लेम नहीं किया जा सकता है। ये एक राइट नहीं है हमारा कि हम चाहें तो इसको कन्वर्ट करा दें। ये चीज़ लास्ट में दी गई है कि ये हमारा राइट नहीं है। इसको अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहेगी तभी इसको अल्टर कर सकती है, अदरवाइज़ नहीं कर सकती है। और विदाउट आपकी परमिशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या कर सकती है, आपको लीव को रिवोक कर सकती है, रिफ्यूज़ कर सकती है, मतलब देने से मना कर सकती है या फिर कुछ समय के लिए टाल सकती है, पर वो अल्टर नहीं कर सकती। अगर जैसे आपने ईएल मांगा है और आपको वो सीएल थमा दे, ऐसा नहीं कर सकती है जब तक आप नहीं चाहोगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज में देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है, कई सारी लीव्स को एक लीव में मतलब मर्ज कर देना, एक में मिला देना। तो इसमें क्या है कि कोई भी किसी भी टाइप की लीव हो एक्सेप्ट कैजुअल लीव। कैजुअल लीव को क्या कहते हैं कि इसको हम लीव की श्रेणी में नहीं काउंट करते हैं। तो किसी भी टाइप को हम कि जैसे हम पैटर्निटी लीव गए, उसके साथ हम अब पैटर्निटी लीव को चाहें तो हम ईएल में दोबारा कन्वर्ट करा सकते हैं और उसको कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो ईएल के साथ पीएल भी चले गए, उसके बाद अदर लीव्स भी चले गए, मतलब उसको हम कंबाइन एक साथ मर्ज करा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि केवल कैजुअल लीव है जिसके साथ हम कंटिन्यूएशन दूसरी लीव नहीं कर सकते हैं। कैजुअल लीव गए हैं तो केवल कैजुअल लीव ही जाएंगे, उसके अलावा हम पीएल और ईएल एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं। अगर हम ईएल गए हैं तो उसके साथ पीएल ले सकते हैं, लेकिन सीएल के साथ हम पैटर्निटी लीव या मैटरनिटी लीव नहीं ले सकते हैं। तो और उसके बाद देखते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूअस लीव। ये क्या होता है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैक्सिमम कितने दिन तक लीव पे रह सकता है वो। ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होता है। मैक्सिमम अमाउंट क्या है इसमें 5 ईयर है। ये इसमें शायद लिखा नहीं होगा पीपीटी में, ये 5 ईयर है। अगर इससे ज़्यादा कोई अगर रहता है तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर मैक्सिमम अमाउंट अगर कोई 5 ईयर रहता है तो उससे सर्विस में माना जाएगा। उसकी पे वगैरह जैसे जो सैलरी आती है वो अदर चीज़ है कि इसको मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो एक अदर स्टांस है। पर अगर वो 5 ईयर से लगातार लीव पे है तो उसको सर्विस में कुछ कंडीशन देख के सर्विस में माना जा सकता है। पर अगर इससे एक दिन भी ज़्यादा होता है तो वो क्या क्या हो जाएगा, डीम्ड टू बी सस्पेंड माना जाएगा। मतलब कि वो एज ए सस्पेंड, मतलब उसने रिजाइन कर दिया है गवर्नमेंट सर्विस से, ऐसा माना जाएगा। तो अभी ये चीज़ इसमें क्या याद रखना है, एक तो नंबर एक याद रखना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूअस लीव कितनी है, 5 ईयर है। अगर इससे एक दिन ज़्यादा होता है तो क्या होगा कि उसे डीम्ड टू बी रिजाइन, मतलब उसे मान लिया जाएगा कि इसने गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया सर्विस से। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लीव होता है। एप्लीकेशन ऑफ लीव कौन दे सकता है, या तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो दे सकता है, अगर वो अनेबल है, मतलब कि वो किसी कारण बस ये नहीं दे सकता है तो उसकी स्पाउस फर्स्ट प्रेफरेंस पे, उसके बाद उसके पेरेंट्स, उसके बाद कौन, उसके चिल्ड्रन इंक्लूडिंग एडॉप्टेड चाइल्ड, ब्रदर, सिस्टर, ये सब चीज़ें, एनी अदर पर्सन हु हैव असाइंड लिमिटेड गार्जियनशिप। अगर उसके इन सब के अलावा अगर ये लोग भी नहीं है तो एनी अदर पर्सन जो उसकी गार्जियनशिप को क्लेम करता है वो दे सकता है। अब देखते हैं लीव अकाउंट। लीव अकाउंट क्या होता है, जिसमें हमारी लीव सैलरी ऐड होती है, उसे लीव अकाउंट कहते हैं। अब लीव नॉट टू बी ग्रांटेड इन सर्कमस्टांसेस। अगर कोई ऐसे कैलेमिटी आ गई है जहाँ पे आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहती है लीव नहीं दी जाएगी, तो उस टाइम पे आप एज ए राइट क्लेम नहीं कर सकते। हो सकता है कि मैन पावर की शॉर्टेज हो या अदर कोई कारण हो जिसकी वजह से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहती है आपको लीव नहीं देना, तो आप इसको एज ए राइट क्लेम नहीं कर सकते हो। अब क्या होता है ऑप्शंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव। यदि आप ईएल गए हो और आपकी ईएल ख़त्म हो जाती है तो गवर्नमेंट, और आप आपके अकाउंट में भी ईएल जमा लीव नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, एचपीएल देगी। तो ये इसके मतलब आपकी लीव ख़त्म हो जाती है तो क्या लीव देके एक्सटेंड करती है, हाफ पे लीव देके करती है। और यदि एचपीएल भी ख़त्म हो जाती है तो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव देंगे, ईओएल देंगे। इसमें क्या होता है, जैसे एचपीएल में क्या होगा, 2 एचपीएल मिलके एक फुल पे लीव, मतलब एक लीव बनाती हैं, एक ईएल बनाएंगी, 2 एचपीएल मिलकर एक फुल पे लीव बनाती हैं। तो अगर हमारे अकाउंट में अगर 10 एचपीएल है तो हमें 5 एक्स्ट्रा जो मतलब लीव होगी वो ऐड हो जाएगी, तो उसको हम 5 दिन की एक्स्ट्रा लीव ले सकते हैं। या फिर जो है, जैसे हम अगर मान लीजिए जाते हैं 15 दिन की मैंने ईएल ली और मैं 5 दिन की और बढ़वा लिया और मैं चाहता हूँ इसमें फुल सैलरी लेना, तो इसमें क्या करेंगे, मेरे अकाउंट से 10 एचपीएल काटी जाएंगी। या फिर मैं अगर 10 दिन और एक्स्ट्रा रहता हूँ और कहता हूँ मुझे हाफ पे लीव 10 दिन का ही दे दो, तो या तो मैं आधी सैलरी लूँ उस अगले 10 दिन की, तो फिर वो मानी जाएगी क्या, हाफ पे लीव मानी जाएगी। तो इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें अगर देखते हैं, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, पहले अगर आपकी ईएल है तो जमा खाते की ईएल देंगे, ईएल भी ख़त्म हो जाएगी तो एचपीएल देंगे, और एचपीएल भी ख़त्म हो जाती है
तो क्या देंगे, EOL देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव देंगे। इसके बाद देखेंगे काइंड्स ऑफ लीव ड्यू एंड एडमिसिबल। अच्छा, ये एब्सेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव में अगर कोई विलफुली एब्सेंट रहता है, मतलब वो जानबूझ के अगर एब्सेंट रहता है सर्विस से, तो उसके खिलाफ क्या होता है, डिसिप्लिनरी केसेस चलते हैं, उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। अब इसमें टाइप्स ऑफ लीव में देखेंगे, सबसे पहले अर्न लीव देखेंगे। मैंने PPT कंप्लीट नहीं कर रखी है, मैं बस एक नोटिस करने के लिए लगाया है इसमें कि क्या क्या मैं पढ़ाना है, मुझे क्या क्या बताना है आपको, इसीलिए मैंने कर रखा है। मैं जो बता रहा हूँ वही मेन इंपॉर्टेंट है, उससे अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले देखेंगे अर्न लीव। ये अदर देन मिलिट्री पर्सन, मतलब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो मिलिट्री पर्सन या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के पर्सन को छोड़ के उन सभी पर लागू होता है। अर्न लीव इज इन एडवांस क्रेडिट की जाती है। जैसे अगर हम फर्स्ट मतलब ये कब की जाती है क्रेडिट एडवांस में, ये 2 इंस्टॉलमेंट में ईयर में क्रेडिट की जाती है, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी और फर्स्ट डे जुलाई के कैलेंडर मंथ में, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई और जनवरी में। जैसे पहले 6 महीने के लिए क्या होगी, 15 दिन क्रेडिट की जाएगी, 1 जनवरी को ये क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद 1 जनवरी से लेकर आप जून तक, मतलब लास्ट जून तक आप कभी भी ये 15 दिन अवेल कर सकते हो। उसके अगले क्या होगा, 1 जुलाई को आपकी फिर से 15 दिन क्रेडिट हो जाएगी अकाउंट में, वो एडवांस में क्रेडिट होती है पूरे 6 महीने की। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्विस की 6 महीने में लीव कितनी है, 15 दिन है, तो 1 महीने में कितनी होगी, ये कर देंगे 15/6 कर देंगे, तो 5/2, 3 से काटेंगे इसे तो 5/2, मतलब कि 2.5 डे पर मंथ हमारी कितनी लीव क्रेडिट होती है इसमें, 2.5 डेज होती है क्रेडिट हर महीने। और ऐसे करके 6 महीने में क्रेडिट हो जाती है 15 दिन, और अगले 6 महीने में फिर 15 दिन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे 1 महीने में कितने लीव डेज क्रेडिट होते हैं, 2.5 दिन का होता है। उसके बाद एक चीज़ हम ज्वाइनिंग टाइम के बारे में देख लेते हैं। अगर हमारी पोस्टिंग मान लो एक्स सिटी, ये ACT में है, कहीं हमारी पोस्टिंग कहीं ACT में है, सॉरी क्या हो गया इसमें, हमारी पोस्टिंग मान लीजिए ACT में है और हमें पोस्टेड अलग कर दिया जाता है BCT में। तो यहाँ से हमें A से B में ज्वाइन करने के लिए कितना दिन का टाइम मिलेगा, 15 दिन का। अगर मान लीजिए एम्प्लॉय X जो है क्या करता है कि यहाँ से जिस दिन वो निकला, वो डायरेक्ट यहाँ पे बीच में जो मतलब यही इतना टाइम है मैक्सिमम इसको टाइम ज्वाइन करने का। तो मैक्सिमम जर्नी पीरियड होती है 15 दिन की, ज्वाइनिंग टाइम जो बोलते हैं उसे। अब वो मान लीजिए केरल से निकल के कर्नाटक आना है उसको ज्वाइन करने के लिए, तो केरल में कहीं किसी सिटी में है और वो वापस जाके कर्नाटक में यहाँ से जस्ट लीव होते ही ज्वाइन कर लेता है। उससे जर्नी पीरियड लगा 2 दिन का। तो अब उसके खाते में कितने दिन की छुट्टी बचेगी, 13 दिन की। तो वो चाहे तो इसे अवेल करके ज्वाइन कर सकता है, चाहे तो वो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता है। तो जितने दिन की उसकी छुट्टी यहाँ पे जर्नी मतलब यहाँ से आने जाने में कटेगी, वो काट के बाकी जो बचेगी छुट्टी वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ये कब से काउंट होता है, जैसे जिस दिन से आपने लीव ये वाला A का मतलब यहाँ का ये प्लेस छोड़ा है, अगर अगले दिन संडे है, जैसे आज सैटरडे को छोड़ता है, तो ये एक्चुअल में मंडे से काउंट होती है। पर कुछ डिपार्टमेंट्स अगर सैटरडे को 12 बजे से पहले छोड़ा है तो वो काउंट को लेते हैं सैटरडे से ही, फिर उस दिन संडे को भी काउंट किया जाएगा। अदरवाइज संडे को 12 बजे के बाद से छोड़ता है तो इसकी छुट्टी काउंट होगी मंडे को। और ये संडे को 12 बजे के पहले छोड़ा इसने, 12 बजे के बाद छोड़ा, मान लीजिए 1 बजे अपनी ऑफिस छोड़ी, तो वो उस दिन का काउंट नहीं माना जाएगा ये। और यहाँ पे B में जाके इसने क्या किया कि सेम डे या फिर अगले दिन संडे को इसने ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद बची कितनी लीव, पूरे की पूरे 15 दिन बची है। तो ये हो जाएगा इसकी जर्नी पीरियड। जर्नी पीरियड मैक्सिमम कितना है, ज्वाइनिंग टाइम इसे कहते हैं, ये मैक्सिमम है 15 दिन का। अब एक चीज़ देख लेते हैं, मैक्सिमम हम अर्न लीव कितनी डिपॉजिट अपने इसमें अकाउंट में कर सकते हैं, कितनी जमा कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम कितनी होती है, 300 डेज़ होती है, जो हम रिटायरमेंट के टाइम पे जिसको हम इन कैश करवा सकते हैं। तो जमा करने के बारे में याद रखना कि 300 डेज़ मैक्सिमम हम जमा करा सकते हैं, और इसी को बाद में रिटायरमेंट के टाइम पर लीव इन कैश करवा सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम अवेल कितनी कर सकते हैं एक टाइम पे, तो ये हमें अवेल करने के लिए क्या है इसमें कि एक बार में अगर अवेल करना है हमें मैक्सिमम लीव, तो वो होती है EL के केस में 180 डेज़ होता है कि एक बार में हम 180 डेज़ लीव अवेल कर सकते हैं। जैसे अगर हम EL गया कोई
कोई ईएल गया है तो वो मैक्सिमम कितने दिन तक ईएल एक साल में ले सकता है, 180 डेज़ अगर उसके अकाउंट में जमा है तो। इसमें कुछ कटिंग आती है वो, लेकिन उसको पे मिलेगी। जैसे इसमें ईएल में फुल पे मिलती है तो वो मिलेगी। अगर उसके अकाउंट में जमा है और उसने कारण दिखाया है, किसी कारणवश वो गया है, तो उसको पे मिलती रहेगी। और ये यदि कोई एम्प्लॉय आउटसाइड ऑफ इंडिया स्पेंड करता है, एक्सेप्ट कहाँ कहाँ कि भूटान, नंबर 1 भूटान, उसके बाद नेपाल है। अपने जो पड़ोसी देश हैं भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, बर्मा, इनको म्यांमार वही हो गया। इन देशों को छोड़ के कहीं भी वो अपनी छुट्टी मतलब एक्सपेंड करता है तो उसको 180 दिन से मैक्सिमम कितने दिन का टाइम दे दिया जाएगा, 300 दिन का, 300 डेज़ का मैक्सिमम वो छुट्टी अवेल कर सकता है आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर वो इन देशों के अलावा किसी देश में रहता है। अगर इन देशों में रहता है तो कितना होगा उसको, वही जो इंडिया में है 180 डेज़ का छुट्टी अगर वो बाहर जाके अवेल करेगा तो। अदरवाइज़ अगर जैसे वो चाहे तो ज़बरदस्ती अगर मैं नहीं 180 डेज़ से भी ज़्यादा मैं अवेल करूँगा तो उसको क्या करेगा, क्या समझा जाएगा, डीम टू रिजाइन, मतलब वो अब नौकरी नहीं करना चाहता है, ऐसा गवर्नमेंट मानेगी। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ लीव मैंने बता दिया है कि पर मंथ हमारी कितनी लीव ऐड होती है। हर कैलेंडर मंथ में हमारी लीव होती है 2.5 दिन की, और ऐसे करके 6 महीने में कितना 15 दिन की लीव क्रेडिट हो जाती है। ये एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अलावा है। वो लोग क्या होता है घर से दूर रहते हैं तो उनको गवर्नमेंट कुछ एडिशनल लीव देती है। वो क्या है, वो उनके डिपार्टमेंट्स के प्रोसीजर है, उनकी जो फाइलिंग है, ड्राफ्टिंग है, उनमें अलग से रूल है उनका। पर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉई हैं उनके लिए क्या होती है कि पर मंथ 2.5 डेज़ ये 2.5 डेज़ क्रेडिट होती है, और ऐसे करके 6 महीने में 15 दिन। और ये कब क्रेडिट होगी, 1 जनवरी और 1 जुलाई को क्रेडिट हो जाते हैं अकाउंट में। इसके बाद एक पीरियड होता है डाइजनॉन। डाइजनॉन के बारे में देख लेते हैं क्या है। डाइजनॉन होता है कि अगर कोई व्यक्ति यदि ईओएल पे है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे है, और सेम पीरियड मतलब वो उसमें से कुछ पीरियड उसका डाइजनॉन डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये एक टाइप की पनिशमेंट होती है। तो अगर मान लीजिए कोई ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे है, जैसे मान लीजिए आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव तब दी जाती है जब कोई अकाउंट में शेष बचती नहीं है, और उस टाइम पे आप गवर्नमेंट के मतलब कुछ ऐसा काम भी नहीं करोगे, गवर्नमेंट ने आपको लीव ग्रांट करी है, एचपीएल या कोई भी लीव इस टाइप की लीव ग्रांट करी है, तो क्या होगा कि आपके अकाउंट से कुछ लीव काटी भी जाएगी, क्योंकि इसमें ना आपको सरकार पैसा देती है और ना ही ये लीव एज है। ये तो बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब आपकी सर्विस में आपकी दौरान कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है तो आपको ये लीव दी जाती है, तो इसीलिए दी जाती है। अब मान लीजिए आप 20 डेज़ की ईओएल पे गए तो इसमें से आपकी कुछ डिडक्शन होगा। मान लीजिए आपने 20 दिन का ईओएल ली है तो आपको 1/10 इसका क्या कटेगा, आपका ईएल कटेगी। 1/10 मतलब कि इसका 20 दिन ली है तो 20/10 मतलब कि 2 दिन आपकी ईओएल ली है अगर 20 दिन की, तो 2 दिन की ईएल काटी जाएगी। अब इस महीने में आपको 13 दिन की ही, मतलब फर्स्ट उसमें 1 जनवरी से लेके जून तक, ये 30 जून तक आपको कितनी मिलेगी ईएल, 13 दिन की ही मिलेगी अगर आपने 20 दिन की ईओएल ली है इस महीने में, इस पीरियड के दौरान में। इसके साथ ही आपका ईओएल के साथ अलावा भी आपका क्या करता है, इसमें ईओएल ली है तो एक तो ये कट गया ईएल, 2 दिन की ईएल कम होगी, उसके बाद एचपीएल भी कम होगी। अब एचपीएल किस बिहाफ पे कम होती है, एचपीएल 1/18 के बिहाफ पे कम होती है। कि अगर आपने मान लीजिए सपोज करिए कि आपने 36 डेज ईओएल ली है तो इसका क्या करेंगे कि 1/18 कर देंगे, मतलब कि ये काट देंगे कितना, इसमें से 2 दिन एचपीएल काट देंगे। जैसे आपका जितना क्रेडिट होता है वैसे 10 दिन क्रेडिट होता है 6 महीने में, तो अब ये कितना एचपीएल क्रेडिट होगा, 2 दिन क्रेडिट होगा। और आपने 36 दिन की क्या ली है, ईएल ली है, ईओएल ली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है। अब उसके बाद अगर 36 दिन की ईओएल ली है तो आपको कितना ईएल कितना कटेगा, 36/10 कर देंगे, मतलब 3.6 डे। ये 3.6 डे इसलिए, ये 3.5 से ज़्यादा है तो कितने दिन का कटेगा, 4 का। अगर 3.5 से कम होता तो कितना होता, 3 ही कटता। तो अभी क्या कट जाएगा, 4 कट जाएगा आपका। तो बचेगी कितनी आपके खाते में छुट्टी, 11 दिन बचेगी। तो इसके अलावा आप 11 दिन की ईएल वापस पूरी सर्विस, मतलब पूरी ये यहाँ से मान लीजिए आप 36 दिन गए 1 जनवरी से लेके आए, फिर 6 फरवरी को आए हो, तो आप इसके बाद से आप लगातार सर्विस करके 11 दिन की ईएल जमा करवा सकते हैं। और कितने दिन की ये एचपीएल कितने दिन की जमा करा सकते हैं, 10 दिन में से 2 दिन कट जाएगा तो बचेगा कितना, 8 दिन का आप एचपीएल जमा करा सकते हैं। ये सब चीज़ें लाइटली मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी पे क्वेश्चन बहुत आता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि
ईएल के केस में 1 महीने में कितनी क्रेडिट होती है, और 1 महीने में मतलब कि 2.5 डे, 5/2 डेज क्रेडिट होती है ईएल। और एचपीएल कितनी क्रेडिट होती है, 5/3 डेज। मतलब अगर 6 मंथ में आपकी 10 दिन क्रेडिट हो रही है तो 1 मंथ में कितनी होगी, 10/6 कर देंगे, तो ये 5 और ये 3, तो 5/3 हो जाएगी पर मंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे से पूछे गए हैं पहले भी। तो और ऐसे भी पूछ सकता है कि 6 महीने में कितने दिन क्रेडिट होगी, 10 दिन। ये कितने दिन ईएल कितनी क्रेडिट होगी, 15 दिन। यहाँ पे 5/3 होगा, यहाँ पे क्या होगा पर मंथ, ये 5/2 हो जाएगा। तो मतलब 2.5 डे पर मंथ इधर है और यहाँ पे 5/3 डेज पर मंथ है। यहाँ पे कितना कटेगा, अगर आप ईओएल लेते हो तो 1/10 कटेगा, और ये मैक्सिमम कितना दिन कट सकता है, 1/10 करके 15 दिन तक कट सकता है। क्योंकि ईओएल आपको कितने दिन मिल सकती है, मैक्सिमम 180 डेज़ की मिल सकती है। पर इसमें जैसे मैक्सिमम इसमें काटने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये मतलब काटने का प्रोविज़न कितना है, 15 दिन ही मैक्सिमम आपका कटेगा। इसके अलावा आपका कटेगा तो वो फिर अलग से मतलब देखा जाता है। अभी इनके डीओपीटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम आपका 15 दिन ही कटेगा। और क्योंकि 15 दिन ही क्यों कटेगा, क्योंकि आपकी क्रेडिट भी इतनी ही हो रही है छुट्टी। 1 से लेके मतलब 1 जनवरी से लेके 30 जून तक कितनी क्रेडिट होती है, 15 दिन की होती है। अब यही मतलब आदमी अगर 150 दिन से 151 दिन भी ज़्यादा रहता है तब भी वो कितना कटेगा, 15 दिन ही कटेगा छुट्टी, उसकी लीव में छुट्टी कटेगी। और ये क्या कटेगा, 15 दिन का ईएल कटेगी। इसके अलावा फिर एचपीएल भी कटेगी, वो 1/18 के रेशियो में कटती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, इन पे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक चीज़ और ध्यान देना, एचपीएल ग्रांट की किस बिहाफ पे की जाती है, किस बेसिस पे होती है, तो एचपीएल ओनली ऑन मेडिकल ग्राउंड पे ग्रांट की जाती है। ये और किसी मतलब उस पर ये क्या होती है, एचपीएल आपको जब डायरेक्ट एचपीएल लेनी है तो कब होगी, ये मेडिकल ग्राउंड पे ही ग्रांट की जाएगी ये। तो ये ध्यान रखना, ये एचपीएल कब दी जाएगी आपको, मेडिकल ग्राउंड पे दी जाती है ये दी जाती है आपको मेडिकल ग्राउंड पे, ये प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद आता है कम्यूटेड लीव। ये भी कम्यूटेड लीव होती है क्या, ये भी एक टाइप से एचपीएल हाफ पे लीव होती है ये। और ये कब किस किस बिहार पे दी जाती है, ये भी मेडिकल सर्टिफिकेट लगाने पे ही दी जाती है। और यदि कोई एम्प्लॉय छुट्टी जाता है, मान लीजिए 30 दिन की ईएल गया वो, और या मतलब 10 दिन की ईएल जग गया वो, 30 दिन छोड़िए 10 दिन की ईएल गया, उसके बाद वहाँ से वापस आता है, या मदर ट्रीटमेंट या किसी सिस्टर के ट्रीटमेंट या अदर कोई या खुद के ट्रीटमेंट को वो बताता है लेट होने के लिए, 5 दिन और लेट हो के आता है, तो उसकी 5 दिन की लीव को या तो वो कंटिन्यू करके ईएल में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे कोई सॉलिड रीज़न नहीं हो तो एचपीएल कर देंगी। कंपटीशन अथॉरिटी के हाथ में पावर है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट के बिहाफ पे किस में कर सकती है, एचपीएल में कर सकती है। यही होता है कम्यूटेड लीव होती है। इसमें क्या किया जाती है, आपकी लीव को कम्यूट किया जाता है, लेट होने पे क्या कर जा रही है, कन्वर्ट की जा रही है, एक लीव से दूसरे में कन्वर्ट की जा रही है। और हाफ पे लीव कितनी मैक्सिमम अलाउड है आपको, 180 डेज़ मैक्सिमम अलाउड है। और जैसे इसमें बताया गया है इंटायर सर्विस में नहीं, मतलब अगर आप मेडिकल ग्राउंड पे एक बार में 180 दिन ले लिया, तो अगर पूरे सर्विस में आप डिफरेंट टाइम इसको ले सकते हैं, कि मतलब एक बार 180 डेज़ ले लिया, फिर आपको ज़रूरत पड़ी तो नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये दोबारा फिर आपको ज़रूरत पड़ी तो 180 डेज़ दोबारा भी मिल जाएगी। तो ये कम्यूटेड लीव कितने टाइम, एक बार मतलब मैक्सिमम वन टाइम में आप 180 डेज़ ही ले सकते हैं। इसके आगे लेंगे तो क्या होगा, ईओएल में कन्वर्ट कर दी जाएगी। अभी एक चीज़ देखते हैं हम, कि अगर किसी के पास कोई भी लीव नहीं है तो क्या मिलेगी, उसको मिलेगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ईओएल जिसे कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलेगी। ये कब दी जाती है, जब उसके अकाउंट में कोई भी अदर टाइप की लीव या ईएल या फिर एचपीएल या कम्यूटेड लीव नॉट मतलब उसके पास बची नहीं है, तो कौन सी लीव दी जाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जाती है। इसमें नो पे होता है, इसमें पैसे नहीं दिए जाते इसको एम्प्लॉय को। और यदि कोई एब्सेंस पीरियड है उसको भी रेगुलाइज करने के लिए ईओएल दिया जा सकता है। तो उससे ऑप्शन आ सकता है कि निम्न में से किसको, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ एब्सेंट पीरियड। तो
ईएल को ईएल दे के भी रेगुलर किया जा सकता है, एचपीएल दे के भी रेगुलराइज किया जा सकता है और ईओएल दे के भी रेगुलराइज किया जा सकता है। इनमें से किसी को भी मतलब दे के, लेकिन सीएल दे के रेगुलराइज नहीं किया जाता है। सीएल इज़ नॉट एनी टाइप ऑफ लीव। अभी मुझे लग रहा है इन तीनों में एचपीएल और कम्यूटेड लीव और ईओएल में पजल हो गया होगा, तो मैं एक मतलब डिफरेंस बता देता हूँ कि तीनों में क्या क्या होगा, क्या क्या डिफरेंस। उसके बाद आपको डेफिनेटली क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए मान लीजिए ये हो गया एचपीएल, यहाँ पे ये हो गया एचपीएल, ये हो गया कम्यूटेड लीव, ये हो गया ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अब इसमें क्या होगा, एचपीएल में हाफ पे मिलती है। अगर आपने मान लीजिए 30 दिन की एचपीएल ली तो 30 दिन की सैलरी आपको क्या मिलेगी, हाफ मिलेगी। इसमें बेसिक पे का 50% बेसिक पे और 50% डीए मिलेगा आपको। बेसिक पे और डीए का 50% मिलेगा इसमें। आप कम्यूटेड लीव क्या होती है, अगर आपने 30 दिन की एचपीएल को कम्यूट करवाया, क्या करवाया, 15 दिन की फुल पे में करवा देते हैं इसको। जैसे आपके पास मान लीजिए कि 50 दिन की एचपीएल जमा है, तो आप चाहो तो इसको कम्यूट करवा के मेडिकल ग्राउंड पे क्या करवा सकते हैं, इसको 15 दिन की करवा सकते हैं, इसको 50 दिन की 25 दिन को करवा सकते हैं। मतलब 2 एचपीएल मिलके एक कम्यूटेड लीव बनाते हैं, जिसको फुल पे लीव कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे कि अब इसको 25 दिन की फुल पे लीव कर दी, कम्यूटेड लीव होती है ये कब मिलती है, मेडिकल ग्राउंड पे मिलती है। ये भी मेडिकल ग्राउंड पे मिलती है। इसमें कंपलसरी है मेडिकल ग्राउंड होना, इसमें इतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये भी मेडिकल ग्राउंड पे मैक्सिमम ये मेडिकल ग्राउंड पे ही मिलती है। अगर आता है ऑप्शन में किसको सबसे ज़्यादा, तो कम्यूटेड लीव को ही ऑप्शन माना अगर ये तीनों होता है तो अगर आपके पास 50 ईएल है, अगर आप चाहो तो 50 एचपीएल लोगे तो आप 50 दिन एचपीएल जाओ और आपको सैलरी मिलेगी कितनी, आधी। अगर आप चाहो फुल सैलरी लेना तो 50 एचपीएल है तो 25 दिन ईएल जाओ, आपको फुल सैलरी मिलेगी। 2 एचपीएल को कम्यूट करवा के क्या करा दिया आपने, एक कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट करा दिया। इसके बाद आता है क्या, ईओएल आता है। जब आपके पास कोई भी लीव नहीं है तो इसमें फुल पे है, इस वाली कम्यूटेड लीव में फुल पे है, इसमें हाफ पे है, ये हाफ पे लीव ही नाम है इसका एचपीएल। इसमें नो पे है, जब आपके पास कोई भी लीव नहीं तो कोई भी सैलरी नहीं, नो पे लीव है। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी समझ में आ गई होगी। और ईओएल किस कंडीशन पे दी जा सकती है, नंबर एक इलनेस पे होती है। जैसे अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब वो 2 साल तक हॉस्पिटलाइज हो गया, उसके अकाउंट में कोई भी लीव नहीं है, तो उसको क्या दी जाएगी, सबसे पहले उसके अकाउंट में जो ईएल है वो दी जाएगी, उसके बाद एचपीएल दी जाएगी, उसके बाद क्या दी जाएगी, ईओएल दी जाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। मतलब ईएल में उसको फुल सैलरी, फिर एचपीएल में वो आधी सैलरी लेगा, उसके बाद क्या लेगा वो, ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेगा। तो उसमें क्या होगा, उसको नो सैलरी मिलेगी। मेडिकल ग्राउंड पे ये क्या हो सकता है, ईओएल कितनी दी जा सकती है, 2 साल तक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेडिकल ग्राउंड पे ईओएल मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव 2 साल तक, 2 साल तक, 2 ईयर्स तक है ये, 2 ईयर्स के लिए है। अगर किसी को टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर कैंसर है, या फिर और भी कोई ऐसे घातक बीमारी है, जैसे टीबी हुआ, कैंसर हुआ, मेंटल इलनेस है, या मतलब साइको वैसे कुछ उसको साइकोपैथ है, तो उसको कितनी दी जाएगी, 3 साल की दी जाएगी। और जनरल केसेस में कितनी दी जाती है, 180 दिन दी जाती है। जैसे जनरल केस, अगर कोई वैसा केस है जैसे छोटी मोटी बीमारी है, कुछ है, तो उसमें क्या दी जाएगी, 180 डेज़ की दी जाएगी। लेकिन मैक्सिमम कितनी दी जाती है, 2 साल। इन केस ऑफ क्या, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस है तो वहाँ पे 2 साल की दी जाएगी, और अगर टीबी या कैंसर या ऐसा कुछ है तो 3 साल की दी जाएगी। ईओएल की बात कर रहा हूँ मैं। और टोटल सर्विस में हम कितना ईओएल ले सकते हैं, 5 ईयर का ले सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट इनमें से। तो आई होप आपको क्लैरिटी समझ में आ गई होगी। कैलकुलेशन ऑफ लीव भी क्लियर हो गया होगा, और हाफ पे लीव के बारे में पता चल गया होगा। उसके बाद क्या है कि ये कम्यूटेड लीव भी पता चल गई होगी। और लीव नॉट ड्यू तो आपको क्या मिलेगा, जब कोई लीव आपके खाते में जमा नहीं है तो क्या मिलेगी आपको, ईओएल मिलेगी। और ईओएल में नो पे, नो लीव तो नो पे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स्ट्रा लीव ऑर्डिनरी। अगर आप चाहो तो वीडियो रोक के इसके बारे में पढ़ सकते हैं।
अब लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट क्या होता है ये, कि अगर हम कोई लीव है, जैसे हम लीव नहीं काटते हैं लास्ट टाइम पे, अपनी छुट्टी जमा करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 300 डेज़ तक हम अपनी लीव को जमा कर सकते हैं। और इसी का हमें क्या मिलेगा, डीए, मतलब डियरनेस अलाउंस और बेसिक पे मिला के जो उस टाइम पे है, बीपी और डीए मिला के जो पैसा बनेगा इस 300 दिन का, वो हमें वो उसको बाद में क्या करते हैं, इनकैश करवा लेते हैं। तो ये हमें मिल जाता है, इसका मतलब पैसे मिल जाते हैं इस पर, तो ये इनकैश करवा सकते हैं। मैक्सिमम कितना दिन है, 300 दिन है। जैसे मान लीजिए अगर किसी के पास में 0 EL है, तो उसको क्या मिलेगा, अगर उसके खाते में मैक्सिमम 300 डेज़ अगर क्या है HPL है, तो उसको 300 डेज़ का HPL का तो मिलेगा नहीं, उसको 150 डेज़ का फुल पे मिल जाएगा। फुल पे में भी क्या होगा कि बेसिक पे और डीए जुड़ेगा, इसमें HRA TPT ये सारी चीज़ें नहीं इंक्लूड होंगी। अगर मान लीजिए आपके पास 260 दिन EL जमा है और आपके पास चाहो 80 दिन HPL है, तो क्या इसको हम करवा सकते हैं, कम्यूट करवा के इसमें करवा सकते हैं। तो आई होप आपको लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट का मतलब भी समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है कि 300 दिन तक हम जो जमा छुट्टी है उसको इनकैश करवा सकते हैं। अब मैं बता रहा था, अगर आपके अकाउंट में 260 दिन छुट्टी जमा है और 260 दिन EL जमा है, मान लीजिए HPL आपके में 800 दिन जमा है, 800 डेज HPL है, तो क्या हम इसमें से ले सकते हैं, इसमें मतलब 300 दिन इसको HPL करवा सकते हैं? नहीं, इसको हमें इसमें क्या होगा, 260 दिन EL होगी हमारी और इसके बाद 40 दिन HPL होगा, तो ये टोटल मिलकर कितना बनेगा, 280 डेज़ बनेगा, फुल पे लीव बनेगा। इसमें बेसिक पे और DA मिलेगा हमें। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमारा मैक्सिमम, जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए 100 दिन EL हमें जमा करी है हमने और बचता है, फिर हमारे पास मान लो 360 दिन हमने HPL जमा कर रखी है, तो भी हमें क्या मिलेगा, इसमें 200 दिन और HPL को ऐड कर देंगे तो 200 दिन का हमें क्या मिल जाएगा, 200 दिन का पे मिलेगा इसमें, और उसमें भी क्या होगा, बेसिक पे प्लस DA मिल जाएगा। तो ये भी क्लियरिटी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं लीव ये जो इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव अलॉन्ग विद LTC, ये वाली जो लाइन है, इस पे से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक आधे क्वेश्चन हो सकता है कि चांसेस है कि SGPGI या फिर AFCRA में आए। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई, हमारे अकाउंट में मिनिमम 30 दिन छुट्टी जमा है, इसके अलावा जो छुट्टी जमा है, जैसे मैक्सिमम अगर आपके मान लीजिए आपके 50 दिन जमा है आपकी अकाउंट में, मैक्सिमम नहीं और भी ज़्यादा जमा हो सकती है, तो लेकिन अगर आपके मान लीजिए 50 दिन, एग्जांपल मैं कर रहा हूँ कि आपके पास ये क्या है, आपके अकाउंट में 50 दिन EL जमा है और आप LTC के साथ EL इनकैश करवाना चाहते हैं, तो आप एक बार में 10 दिन की लीव इनकैश करवा सकते हैं। मतलब आप इसका क्या कर सकते हैं, पैसे ले सकते हैं इस पर, और इस पर भी मिलेगा बेसिक पे प्लस DA मिलेगा 10 दिन का। तो आप इसको पूरी ज़िंदगी में 60 दिन का लीव इनकैशमेंट करवा सकते हैं विद LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन होता है उसके साथ करवा सकते हैं। और ये चीज़ें करवाने के लिए आपके अकाउंट में 30 दिन छोड़ के जो छुट्टी होगी, जैसे अगर आपके पास मान लीजिए 36 दिन जमा है, तो आप 10 दिन का नहीं करवा सकते, आप मैक्सिमम कितना दिन करवा सकते हैं, 6 दिन का लीव इनकैशमेंट करवा सकते हैं विद LTC। अगली बार आप फिर चाहें तो 10 दिन का करवा सकते हैं। अगर आपके पास 40 दिन है, तब आप कितने दिन का करा सकते हैं लीव इनकैशमेंट, 10 दिन का करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 30 दिन है, तो आप एक भी दिन का लीव इनकैशमेंट नहीं करवा सकते। विद LTC की बात कर रहा हूँ मैं। और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मान लीजिए आपका बेसिक पे है, सपोज दैट आपका बेसिक पे कुछ भी है, मान लीजिए बेसिक पे ही लिख देता हूँ मैं, प्लस DA। अभी मिलता है आपको 30 दिन के लिए मिलता है, मान लीजिए आप एक दिन की कराते हैं तो एक, 10 दिन की कराते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 दिन करा दिया, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, तो बेसिक पे प्लस DA मिलेगा। पर 30 दिन का इनकैशमेंट होता नहीं, मैक्सिमम कितना होता है, 10 दिन का होता है एक बार में, तो 10 दिन होगा तो 10 से ये 3, तो 1/3 आपको मिल जाएगा इसका। अच्छा, आपके पास अगर आपके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी केस चल रहा है या फिर आपको रिमूव करने वाला कोई केस चल रहा है ना, तो आपकी क्या होगी, सारी जो ग्रांट लीव है वो क्या होगी, विद होल्ड कर दी जाएगी, मतलब रोक दी जाएगी जब तक उसका डिसीजन नहीं आ जाता। ये ख़त्म नहीं की जाएगी, ये क्या की जाएगी, विद होल्ड की जाएगी जब तक उस पर कोई डिसीजन नहीं आता। अगर डिसीजन पॉजिटिव आता है, आपके फेवर में आता है, तो वो क्या की जाएगी, कंटिन्यू कर दी जाएगी। अगर नहीं आता तो उसको सारा क्लोज करके आपको डिसमिस करके जो प्रोसीडिंग होती है आगे वो कर दी जाएगी। अगर आपके फेवर में आता है तो इसको गवर्नमेंट सुमोटो डिक्लेयर करती है और आपके मतलब आपको उसके बाद एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे लीव इनकैशमेंट कराना है।
या मेरी लीव वापस करो, ऐसा नहीं है। वो सो मोटो डिक्लेयर मतलब उसमें वो अपने आप ही स्वतः वो अपने आप की लीव को जो उसने विदहोल्ड करी थी वो रिलीज़ कर देगी। एक इम्पॉर्टेंट केस है, अगर आप रिजाइन करते हो, रिजाइन के केस में आपको क्या होता है कि मैक्सिमम कितने दिन के लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं हम। रिजाइन के केस में 300 डेज़ नहीं है, रिजाइन के केस में क्या है कि 150 डेज़ है लीव इनकैशमेंट कराने का। तो रिजाइन के केस में हम मैक्सिमम कितना करा सकते हैं, रिजाइन के केस में हम 150 डेज़ लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। और सेम अगर टेक्निकल रिजिग्नेशन देते हैं तो एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र भी कितना करा सकते हैं, 150 डेज़ ही ट्रांसफ़र करा सकते हैं अपनी लीव को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, टेक्निकल रिजिग्नेशन दे के जाते हैं तो। और अगर हमें रिमूव या डिसमिस किया जाता है तो हमारी सारी लीव विदहोल्ड कर ली जाएगी और हमें कोई भी लीव नहीं दी जाएगी या लीव इनकेसमेंट भी नहीं दिया जाएगा। अब ये चीज़ें है, इसमें इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद लीव सैलरी के बारे में बताया। लीव सैलरी क्या क्या होती है। लीव सैलरी ईएल होती है, सीएल होती है, एचपीएल भी होती है, इसमें हाफ पे लीव मिलती है। इसके बाद कम्यूटेड लीव भी होती है, इसमें फुल पे मिलती है। इसके बाद क्या होता है, केवल नहीं है क्या, ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो होती है उसे नो पे लीव कहते हैं या फिर विदाउट पे लीव कहते हैं उसे। अब देखते हैं स्पेशल काइंड ऑफ लीव। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल काइंड ऑफ लीव। तो इसमें कौन कौन सी है, मैटरनिटी लीव है सबसे पहले, जो औरतों के लिए होती है, ये फीमेल के लिए केवल, ये जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और किसी चाइल्ड को बर्थ देती हैं उसके मतलब कुछ दिन पहले से लेके वो मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। तो मैटरनिटी लीव कितनी होती है, मैक्सिमम 180 डेज़ होती है। और ये कितने मैक्सिमम चिल्ड्रन पे मिलती है, 2 चिल्ड्रन होने चाहिए तभी आपको मिलेगी, इसके अलावा हैं तब ये मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है। सेम केस है पैटर्निटी लीव पे। पैटर्निटी लीव क्या होती है कि जिस दिन आपका चाइल्ड बर्थ होता है, यहाँ पे मान लीजिए अगर जन्म होने वाला है या फिर इस पर जो सर्टिफिकेट है आपको वो लगा के आपने अपने डिपार्टमेंट में आप 15 दिन पहले से लेके 6 महीने बाद तक पीएल ले सकते हो। और पीएल को सीएल के अलावा किसी और भी लीव के साथ कभी भी ले सकते हो। केवल कैजुअल लीव के साथ इसे अवेल नहीं किया जा सकता है। आप चाहो तो ईएल के साथ या एचपीएल के साथ या एनी अदर लीव, बस एक्सेप्ट क्या सीएल के साथ इसको पैटर्निटी लीव को नहीं ले सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इनमें मैटरनिटी लीव में अगर किसी को मिसकैरेज हो जाता है या बच्चा गिर जाता है जैसे उसमें, या फिर वो एबॉर्शन कराती है, तो उसमें क्या होगा, 45 डेज़ को आपको लीव दिया जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट लगाने पे 45 डेज़ की लीव दी जाती है। ये भी एक टाइप ऑफ मैटरनिटी लीव है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि मैटरनिटी लीव 180 दिन की फीमेल को और पैटर्निटी लीव कितने दिन की, 15 दिन के मेल को। ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो उनको तो अच्छे से पता ही होगा। और इसमें भी ये दिखा कि पैटर्निटी लीव में भी कंबाइंड विद एनी काइंड ऑफ लीव। अब इसमें एनी काइंड ऑफ लीव लिया है, लेकिन एक्सेप्ट ये एक बार आप चेक कर लेना, शायद ये सीएल के साथ मेरे हिसाब से नहीं दी जाती है। चेक कर लेना ये कैजुअल लीव के साथ दी जाती है नहीं दी जाती है। और इसी के साथ आपको तैयारी हो जाएगा कि हाँ कैजुअल लीव के साथ ये दी जाती है। और ये जो पैटर्निटी लीव है ये अकाउंट से डेबिट नहीं की जाती है, ना ये क्रेडिट की जाती है। ये आपका एक बच्चा होता है तो आपको 15 दिन की मिल जाएगी। सेकंड अगर चिल्ड्रन होता है तो भी 15 दिन की मिल जाएगी। इसके आगे होता है तो 15 दिन की नहीं मिलेगी। ना ही ये अगर नहीं होता तो आपके अकाउंट में भी ये क्रेडिट नहीं होगी कि अगर किसी को कोई बच्चा नहीं हुआ उसके अकाउंट में 15 दिन की कर दी जाए क्रेडिट, ऐसा प्रोसीजर नहीं है। आप देखते हैं पैटर्निटी लीव फॉर चाइल्ड एडॉप्शन। अगर कोई बच्चा एडॉप्ट करता है तो उसको कितने दिन की पैटर्निटी लीव मिलेगी। चाइल्ड एडॉप्शन के केस में पैटर्निटी लीव सेम है जितना कि उसमें मिलता था, तो इसमें भी 15 दिन पैटर्निटी लीव है। और मैटर्निटी लीव चाइल्ड एडॉप्शन के केस में कितना है, 180 डेज़ है। अब लेकिन चाइल्ड अडॉप्ट करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखना है कि चाइल्ड की जो बच्चे की एज है वो 1 साल से कम होनी चाहिए। 1 साल से ज़्यादा होने पर ये नहीं मिलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब ये वो है कि आपको जो चाइल्ड आप अडॉप्ट कर रहे हैं वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 1 ईयर का होना चाहिए अगर आपको लीव अवेल करनी है इस पर। अगर आप 1 साल से ज़्यादा बच्चे को, ज़्यादा एज के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको पीएल भी नहीं मिलेगा और मैटरनिटी लीव भी नहीं मिलेगी। उसके बाद आता है हमारा चाइल्ड केयर लीव। ये देखिएगा, ये चाइल्ड केयर लीव जो सीसीएल होती है ये एक मदर को दी जाती है। ये 730 दिन की होती है। और स्पेशल
सर्कमस्टांसेस में अगर मदर की डेथ हो गई है तो उसके फादर मतलब लड़के जो बच्चा है, जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मेल, ये पहले तो फीमेल को दी जाती है 730 दिन। अगर फीमेल बच्चा फीमेल का बच्चा है या फिर मतलब ऐसे मेल जो है, ये फादर जो है ये सिंगल पेरेंट है इस बच्चे का, तब इसको दी जाएगी। और सिंगल पेरेंट में क्या क्या केसेस हो सकते हैं, या हो सकता है कि वो सेपरेटेड हो, जैसे वो डाइवोर्स होकर सेपरेटेड हो, या फिर इसकी बच्चे की माँ की डेथ हो गई हो, या फिर जो बच्चे की माँ है वो मेंटली डिसेबल्ड हो। मतलब उसमें फादर को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और बच्चे का फादर है, वो उसको ये प्रूव करना है कि इसमें जो बच्चे की माँ है वो इसकी चाइल्ड की केयर करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इन केस में आपको जो फादर है वो उसको क्या मिलेगी, चाइल्ड केयर लीव दी जाती है। और ये कितने स्पेल में दी जाती है, ये देखिए ये यहाँ पे है 3 स्पेल इन ए कैलेंडर ईयर। एक स्पेल में आपको मिनिमम 5 डेज़ की चाइल्ड केयर लीव लेनी है, मिनिमम 5 डेज़ की लेनी है। मैक्सिमम आप इसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। और पूरे इंटायर सर्विस में कितने दिन ले सकते हैं आप, 730 दिन ले सकते हैं। और 730 दिन में ही एक बच्चा हो चाहे 2 बच्चा हो, मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए ही चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं आप। अब ये नहीं कि एक बच्चे के लिए आपने 730 दिन काट ली तो अगला 730 दिन मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें एक ही बार मिलेगा आपको 700 डेज़। उसमें आपको दोनों बच्चों को भी देखना है, चाइल्ड केयर करनी है। और ये बच्चा जब आपका 18 साल का हो जाता है तो उसके बाद आपको चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलेगी। मैक्सिमम एज बच्चा कितना अटेंड कर सकता है, 18 ईयर अटेंड करनी चाहिए उसको एज, तब तक आपको CCL जो है चाइल्ड केयर लीव है मिल सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये होती है क्या, स्टडी लीव। इसके कंडीशंस क्या हैं, बहुत ये मतलब ऐसा है कि जो लोग ज्वाइन करते हैं, हम भी कभी मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे, फिर सोचते थे कि चलो छोटी मोटी जॉब लेते हैं, बाद में फिर स्टडी लीव लेके हम अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेंगे, 2 साल की मिल जाएगी, सुना है 3 साल की। ये क्लैरिटी, इसमें क्लैरिटी रखना, मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें स्टडी लीव लेने के लिए। स्टडी लीव मिलती है फॉर हायर एजुकेशन। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन बेस पे भर्ती हुए हैं, या मान लो आपने बीटेक कर रखी है, अब आपको एमटेक कराने के लिए भेजना है। अब एमटेक आप विदेश से चाहे करो या इंडिया से करो, तो आपको मिलता है इसमें स्टडी लीव मिलती है। और स्टडी लीव के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपको 5 साल आपने गवर्नमेंट में सर्विस दी है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, आपको बॉन्ड पे साइन करना पड़ेगा आपकी, मतलब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 5 साल की सर्विस है। ऑप्शन में क्वेश्चन बना के दे देते हैं ऐसे कि स्टडी लीव के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी नहीं है। नंबर 1 की 5 साल सर्विस होनी चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। नंबर 2 से बॉन्ड पे साइन करना चाहिए कि वो स्टडी लीव के बाद 3 साल या 5 साल, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग रूल होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बॉन्ड पे साइन करना है उसको बाद में ये स्टडी लीव के साथ। और वो जो स्टडी वो करने चाह रहा है वो एक प्रोफेशनल या टेक्निकल सब्जेक्ट में होनी चाहिए, जो कि मतलब सरकारी, जो जिस डिपार्टमेंट वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसके रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करे, आगे जाके उसमें वो हेल्प करे उस डिपार्टमेंट के लिए, मतलब उसमें कुछ बेनिफिट्स हो उस डिपार्टमेंट का, इस बिहाफ पे वो स्टडी लीव दे सकती है। उसमें इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं दी जाती है स्टडी लीव। और एक टाइम पे मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, एक टाइम पे मैक्सिमम 2 ईयर की दे सकते हैं। और इसमें पे कैसे मिलता है, 1 साल तो आपको फुल पे मिलेगा, और अगली 1 साल आपको क्या मिलेगा, हाफ पे मिलेगा। नेक्स्ट 12 मंथ, मतलब फर्स्ट 12 मंथ आपको फुल पे, नेक्स्ट 12 मंथ आपको हाफ पे मिलेगा। और इस स्टडी के दौरान आप कोई जॉब नहीं कर सकते हो, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब है या कोई सी भी ऐसी जॉब हो, वो चीज़ें नहीं कर सकते हो। आपका फुल डेडिकेशन होना चाहिए आपके स्टडी के लिए। और उसमें क्या करना है, उसमें वेलफेयर होना चाहिए गवर्नमेंट का, उस डिपार्टमेंट का, और उसकी भलाई होनी चाहिए इसमें। और दूसरी चीज़ होती है कि क्या स्टडी लीव को सर्विस में काउंट किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं 5 साल की सर्विस की और मैं चला जाता हूँ, या आप चले जाते हैं कहीं बाहर विदेश पढ़ने के लिए, गवर्नमेंट ने आपको स्टडी लीव पे भेजे 2 साल की, तो वहाँ पर से आओगे और आपको रिटायरमेंट की एज मान लीजिए 15 साल है, मान लीजिए सपोज कि आपको उस डिपार्टमेंट में 15 साल में ही, मैक्सिमम 15 साल ही एम्प्लॉय काम कर सकता है, तो क्या आप कि उस मतलब ये 5 साल प्लस 2 साल उसके बाद आप 8 साल सर्विस कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं है कि आपको ये 2 साल काउंट होंगे इसमें, ऐसा नहीं है कि 2 साल काउंट नहीं होंगे। ये 2 साल आप गवर्नमेंट पर्पज़ से ही, गवर्नमेंट के लिए ही स्टडी करने गए हैं, तो इसमें ये 2 साल भी काउंट होगा। एक बार में मैक्सिमम आपको कितनी दी जा सकती है, 2 साल। और पूरे इंटायर सर्विस में आपको कितनी मैक्सिमम स्टडी लीव दी जा सकती है, मैक्सिमम 3 साल की स्टडी लीव ग्रांट की जा सकती है पूरे इंटायर सर्विस में। तो यह था हमारा कंप्लीट एनालिसिस। और इसके बाद हम देखेंगे
CCS कंडक्ट रूल मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, और एक ही वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं CCS कंडक्ट रूल का पूरा कवर करूँगा। आपको जो चीज़ें इसमें नहीं समझ में आएगी आप कमेंट करिएगा, मैं उसको कमेंट में कोशिश करूँगा क्लियर करने के लिए। बाकी मैंने एक डाउट बताया था, जो पैटर्निटी लीव होती है वो एनी काइंड ऑफ लीव के साथ दी जा सकती है, ग्रांट की जा सकती है, उसमें कैजुअल लीव भी शामिल होती है। तो कैजुअल लीव के साथ भी आप PL को ग्रांट कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं मतलब। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।